जय महाराष्ट्र मी फराह खान. राजमंत्र या लोकप्रिय कार्यक्रमात आपलं खूप खूप स्वागत. या कार्यक्रमात आपण राजकीय घडामोडींचा भविष्यवेध घेत असतो आणि या कार्यक्रमात वर्तवलेली भविष्यवाणी ही 100% खरी उतरत असते. आज पुन्हा एकदा राजकीय विषयांवर आपण बोलणार आहोत आणि नेहमीप्रमाणेच अचूक भविष्यवेध घेण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत पंडित राजकुमार शर्मा. पंडित जी, आपका स्वागत है इस शो में. पंडित जी, फिर से एक हफ्ते बाद हम मिल रहे हैं यहाँ पर और अभी गुरु पूर्णिमा का पर्व भी शुरू हो चुका है. हमने जैसे देखा कि शिरडी में इस उत्सव को मनाया जा रहा है, शुरुआत हो चुकी है. क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को इस मौके पर, क्या करना चाहिए और आपके यहाँ पर किस तरह से इसे मनाया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आपको भी गुरु मानते हैं. बिल्कुल जी. देखिए, सबसे पहले तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सबको राजमंत्र की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से और जय महाराष्ट्र की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. गुरु पूर्णिमा का त्यौहार जो है, इसको वेदों से चला आ रहा है. इस दिन हम अपने गुरु की पूजा करते हैं, अपने गुरु के प्रति आदर करते हैं. जी हाँ. और कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. इसलिए मित्रों, गुरु जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़े माने जाते हैं. उसका कारण क्या है, इस बात को समझ के लीजिए. आपने गुरु का मतलब समझिए. बहुत से दर्शकों को पता होगा, मगर आप देखेंगे कि गुरु का मतलब कितना सुंदर है. गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है रोशनी. जी बिल्कुल. गुरु, गु से रू की तरफ ले जाने वाला जो शख्स आपके जीवन में आता है उसको गुरु कहते हैं. इसलिए अपने गुरु को नतमस्तक होकर, उसको कोई उपहार देकर आप उसको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लीजिए. और मित्रों, गुरु ज़रूरी नहीं है कि धार्मिक गुरु आपने कोई अपनाया है. जी. जैसे बहुत से लोग आसाराम बापू को गुरु मानते थे, बहुत से लोग श्री श्री रविशंकर को गुरु मानते हैं, बहुत से लोग, जैसे आपने कहा, मुझे भी गुरु मानने लग गए हैं. मगर गुरु की संज्ञा होना बहुत ज़रूरी है. गुरु पात्र जरूरी है कि गुरु कहलवाने का पात्र है कि नहीं. अगर आपको जीवन में कोई गुरु नहीं मिलता है तो आपके माता और पिता आपके सबसे पहले गुरु माने जाते हैं. माता की वजह से आप आपने जीवन पाया, इस पृथ्वी पर आए, और पिता की वजह से आपने अपने जीवन को जीना सीखा. इसीलिए कहा जाता है कि माता और पिता आपके पहले गुरु होते हैं. बिल्कुल. तो इसलिए माता पिता को प्रणाम जरूर करें उस दिन. अगर आपने गुरु धारण कर लिया है और घर में माता और पिता ही दुखी हैं तो उसका कोई मतलब नहीं. बिल्कुल. इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है. जी हाँ. क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी गुरु धारण किए. व्यास जो है, महर्षि व्यास, व्यास पूर्णिमा भी इसको कहा जाता है. तो इसलिए महर्षि व्यास जो हैं, उनके ऊपर भी अगर आप चेक करेंगे तो उस दिन देवी देवता जो हैं वो भी अपने गुरु की पूजा करते हैं. इसलिए गुरु शब्द का सबसे पहले अर्थ जान लीजिए. आपका बड़ा भाई भी आपके लिए गुरु हो सकता है. बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनको एक ब्राह्मण परिवार ने पाला तो वो उनके गुरु हो गए. और आज भी आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ आपके शिक्षक हैं. स्कूल में बच्चे अपने माता पिता को प्रणाम करने के बाद अपने गुरु को प्रणाम करें. आजकल तो प्रणाम करने की विधा ही खत्म हो चुकी है, मगर झुकने से आज्ञा चक्र जो है, आप आज्ञा चक्र देखें, जैसे मुस्लिम्स में सलाम अलैकुम कहते हैं तो भी आपका सिर झुकता है. जी हाँ. झुकने से आपका आज्ञा चक्र जो है, आपके जीवन में बुद्धि तीव्र होती है. ये जो ग्लाइंड है ना, आपका तीसरा नेत्र जिसको बोलते हैं, ये ग्लाइंड, इस ग्लाइंड को सजगता मिलती है, तीव्र होता है. और इसीलिए कहते हैं कि जो झुका हुआ पेड़ होता है उसको ही फल लगते हैं. जी बिल्कुल. एक पेड़ जो सीधा खड़ा है उसको फल नहीं लगते. इसलिए झुककर अपने गुरु को प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लें. अपनी माता जी को प्रणाम करें, जिससे आपके जीवन में गु अंधकार खत्म हो और रू रोशनी का प्रवेश हो. सबसे पहले आपको मैं यही सलाह दूंगा. बाकी हमारे यहाँ पे, मेरे घर में हम लोग साईं बाबा की, और शाम को हम लोग, क्योंकि मैं अजमेर शरीफ में बहुत मेरी शिद्दत से मेरी आस्था है, तो हम लोग शाम को कुछ 2-4 हज़ार लोगों के लिए नियाज करते हैं. अच्छा. और वहाँ पे याद करते हैं उनको, मौला को. और कई बार तो कबाली भी रखवाते हैं. अच्छा. मगर कल मेरे यहाँ पे भी बहुत से लोग
महाराष्ट्र के कोने कोपरे से, वर्ल्ड के कोने कोपरे से, विश्व के कोने कोपरे से लोग आते हैं और उनको बाबा का आशीर्वाद भी मिलता है और पूजा पाठ भी होती है, साथ में लंगर भी होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा की इम्पोर्टेंस समझकर उसको अपनाना और उसको आगे उसका अनुसरण करना ये बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने। पंडित जी, अब हम राजकीय जो विषय है, हमारे पॉलिटिकल इश्यूज की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो हमारा इशू है वो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बारे में, क्योंकि पहले भी आपने उनके बारे में भविष्यवाणी की थी और तीसरी बार वो हादसे का शिकार होते होते बचे हैं। तो क्या कहती है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कुंडली? 22 जुलाई 1970 जी, नागपुर में उनका जन्म हुआ, कुंभ राशि है। मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि 2-3 बार मैं इनकी कुंडली का अध्ययन कर चुका हूँ। जब मुख्यमंत्री बने तब भी हमने इस विषय के ऊपर बोला था कि इनके जीवन में मुख्यमंत्री बनेंगे मगर शत्रु बहुत होंगे। जी हाँ। इनके इनफैक्ट जो इनके साथ में बैठे हैं वो भी इनको शत्रु के जैसे ही समझते हैं। मगर यहाँ पर इस तरह की दुर्घटना जो है, इसके पीछे कोई बहुत, पिछली हफ्ते मैंने जो पिछली बार जब इनका लातूर में दुर्घटनाग्रस्त होते होते हेलीकॉप्टर बल बचे, तो तभी मैंने बोला था कि ये बिल्कुल दुर्घटना तक ही इसको सीमित मत रखें। जी हाँ। और मैं तो देवेंद्र से आप हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको समझाने की प्रयत्न करता हूं मित्रों। आप समझते हैं कि यहाँ पर जो भी भविष्यवाणियां हैं वो आप बोलती हैं 100% सच होती हैं, तो डेफिनेटली 90 के ऊपर उसकी एवरेज है। ऊपर वाले की कृपा है, मौला की कृपा है, साईं की कृपा, मेरे गुरु आज दोनों मेरे साथ में बैठे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक बात तय है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्या लगन, कुंभ राशि के स्वामी अष्टम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं। बुध की महादशा में शनि की अंतरदशा, बुध की महादशा में शनि की अंतरदशा। देवेंद्र फडणवीस खुद ब्राह्मण है, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े साधु संतों को जानते हैं। ये बात की पुष्टि करनी जरूरी है कि मंगल की राशि में जब शनि अष्टम भाव में होता है तो मार्केश हो जाता है। अच्छा। आपके मित्र शत्रु होते हैं। और मित्रों, बहुत लोगों ने कल मुझे फोन करके पूछा कि आपने पहले भी बोला था कि यह षड्यंत्र हो सकता है। जी हाँ। षड्यंत्र राजनीति में होता है। जी बिल्कुल। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना था फराजी कि वो तो बहुत ही साधारण व्यक्तित्व है, कैसे उनके ऊपर कोई दुश्मनी कर सकता है। लेकिन वो हमारे महाराष्ट्र के बहुत ही अहम इंसान हैं। आज के दिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं, उनके पहले कम से कम 8 से 10 लोग ऐसे थे जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। जी। ये बात को नकारा नहीं जा सकता। उनके नाम सरब जग जाहिर हैं। और सडनली एक यंग, स्मार्ट, गुड लुकिंग मैन फ्रॉम नागपुर कमिंग अप एंड बिकमिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, तो डेफिनेटली शत्रु पैदा होते हैं। क्योंकि जिसके नाम की पहले कोई चर्चा नहीं थी और वो अचानक वहां पर आकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सबसे पहले तो आप ईर्ष्या से बचें, नजर दोष पूजा करवाएं। आप खुद पंडित हैं, खुद ब्राह्मण हैं, नजर दोष की पूजा कराएं। अच्छा। उसके बाद में इंद्राक्षी पूजा, इंद्र राजाओं के राजा है। ये बातें बहुत ध्यान से सुनिए। ये हमारे वेदों की विधाएं हैं। ये हमारे एस्ट्रोलॉजी की और 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्रों का इसमें समावेश है। उसको नकारा नहीं जा सकता। इसलिए इन बातों को बिल्कुल ना नकारें। और जब तक शनि अंतर्दशा में है, पर्टिकुलरली शनि जब तक वृश्चिक राशि में है, सितंबर तक अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। आप कल देखिए जो दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना में आप अच्छी तरह से वो वीडियो को जब खंगालती हैं तो पायलट साहब की बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा कोई मतलब ही नहीं था कि जब चीफ मिनिस्टर, इतना अहम व्यक्ति, सबसे पहले तो जितनी देर तक व्यक्ति बैठ नहीं जाता उतनी देर तक आप कैसे टेक ऑफ ले सकते हैं? मतलब आप 2 फीट पीछे हैं देवेंद्र और 2 फीट के नजदीक जाकर आप टेक ऑफ करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें उनकी मंशा के ऊपर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। कहीं ना कहीं इसकी एक सॉलिड इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो देवेंद्र को और उनके जितने भी चाहने वाले हैं उनको अनुरोध करता हूं कि उनके लिए प्रार्थना करें। मृत्यु संजीवनी का भी मैं उनको सलाह दूंगा, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो आयु का भाव है। उसमें मंगल के घर में शनि जो है वो उत्तम नहीं माना जाता।
और यहाँ तक शत्रु और मित्र की बात है, जब आप राजनीति में आ जाते हैं और वो भी कलयुग में, तो डेफिनेटली आपके शत्रु अधिक और मित्र कम बन जाते हैं। जबकि राजनीति में सदियों से इस तरह से चला आ रहा है, शत्रुत्व चला आ रहा है। और बेटा यहाँ तो ऐसा है कि सामने नजर आता है कि प्रमोद महाजन को तो उनके भाई ने ही गोली मार दी जी। मैं तो आप कहीं से कुछ उठा के नहीं पकड़ रहा हूँ। और यहाँ तक ज्ञानेंद्र सिंह जो नेपाल के राजा थे, वहां पे उन्होंने एक भाई ने दूसरे भाई के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। और लोग तो यहां तक बोलते हैं कि जरदारी ने बेनजीर भुट्टो की मौत करवाई। जी। इसलिए राजनीति में कुछ भी संभव है। आप अब राजनीति में आ चुके हैं, आप नागपुर के अध्यक्ष नहीं हैं, आप नागपुर में कारपोरेटर नहीं हैं, आपकी अगली सीढ़ी दिल्ली है। इसलिए अपने आप को अपने, और बहुत अच्छी बात यह है कि आपकी कुंडली में धर्म, संस्था, संस्कार ये सब है, और आपकी पत्नी की पाठ पूजा डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा का कारण बन जाती है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, आप दीर्घायु हो और भगवान आपको किसी भी इस तरह की घटना से दूर रखे। जी बिल्कुल। पंडित जी, हम जिस तरह से कहते हैं कि आप हमेशा कोई ना कोई धमाका यहाँ पर करते हैं, एक बार पहले भी आपने धमाका किया था। डेफिनेटली आपको फरवरी तक, देवेंद्र आपको फरवरी तक बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा। ये तो रही हमारे मुख्यमंत्री की बात, लेकिन जो खड़से है पूर्व मंत्री, उनके बारे में आपने एक धमाका किया था कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। नहीं, वो मंत्री नहीं रहेंगे। मंत्री रेवेन्यू मंत्री थे, तो वो मंत्री नहीं रहेंगे। और उसी तरह से हुआ है, वो अभी मंत्री नहीं है, पिछले 1 साल से वो मंत्री नहीं है, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में कमबैक की चर्चाएं हो रही है। तो क्या वो फिर से मंत्री बन पाएंगे? देखिए, बहुत सुंदर बात आपने कही। ये भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं आगे जाके जी। मगर एकनाथ खड़से की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो मई में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मई से पहले एकनाथ खड़से जो है वापस मंत्री बन सकते हैं, और उनको हो सकता है होम मिनिस्ट्री भी मिल सकती है जी। मगर बहुत मई के बाद बहुत से लोगों की, वो लोग जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जो खड़से साहब के मित्र हैं और उनके शुभचिंतक हैं, उन्होंने मुझे, बहुत लोगों ने पर्सनली व्हाट्सएप मैसेजेस और फ़ोन किए, ईमेल किए कि अभी मंत्री क्यों नहीं बने, हमारे साहब को अभी मंत्री बनना चाहिए, आपने बोला था मई तक बन जाएंगे। अच्छा। पर मित्रों, कभी कभी डिग्री नक्षत्रों का फर्क पड़ जाता है। डेफिनेटली एक बात तय है कि 15 अगस्त से पहले एकनाथ खड़से जो हैं उनको एक नया पद मिल सकता है। उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं, मगर अपनी सेहत का ध्यान रखें। अच्छा। बहुत ज़रूरी है। एकनाथ खड़से कम बैक कर सकते हैं 15 सितंबर तक, ज़्यादा से ज़्यादा 15 अगस्त तक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सितंबर तक उनको पुनः मिनिस्ट्री में इंड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि ग्रह दशा अपनी चाल चलती है। उनके जाने से पहले ही हमने बोला था कि यहाँ पे ऐसा होगा। क्यों? बिल्कुल। हाँ, क्योंकि नियति अपना कार्य करती है, नियति से हम बच नहीं पाते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि एक डॉक्टर आरएमपी होता है, उसके 2 हॉस्पिटल होते हैं, और एक एमबीबीएस एमडी सुपर डुपर स्पेशलिस्ट होता है, और किसी हॉस्पिटल का एसएमओ होता है। जी बिल्कुल। तो डेफिनेटली ग्रह दशा और उसके निर्माण में बहुत बड़ा अंतर होता है। जी बिल्कुल। पंडित जी, अभी हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उसकी तरफ जाते हैं। पहला तो ये है कि इस बार मोदी जी इजराइल गए थे, वहां पर कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं दोनों देशों के बीच। तो क्या कहेंगे, कैसे रहेंगे इन दोनों देशों के संबंध? देखिए, नितिन याहू, आपने देखा होगा कि हम एंजेला मर्केल, कॉर्डिन ब्राउन, बराक ओबामा, ट्रंप, इन सब की कुंडलियों का भी अध्ययन करते हैं राजमंत्र के शो पर। जी बिल्कुल। और यही एक ऐसा मंच है, यहाँ पर अक्सर हम बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बातों को भी सामने लाते हैं। जब हम नितिन याहू की कुंडली का अध्ययन करते हैं और मोदी की कुंडली का, और जब वो मिले और उनका जो आपसी मिलन था, आपने देखा होगा कि ऐसे लग रहा था कि जैसे भरत मिलाप हुआ होता है। जी बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर मुलाकात हुई, इन दोनों की कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाई हमने, आप तक ये चार्ट पहुंचाते हैं। डेफिनेटली रशिया से भी अधिक इजराइल भारत का मित्र बन सकता है अगले आने वाले दिनों में रशिया से भी ज्यादा इजराइल भारत का मित्र बन सकता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत और इजराइल की ये मित्रता 70 साल के बाद पनपी है। इन 70 सालों में कोई भारतीय प्रधानमंत्री इतनी हिम्मत नहीं कर पाया, या तो वो अमेरिका से या तो वो रशिया से डरते थे, या किसी अन्य अरबिक कंट्री से डरते थे। पर डेफिनेटली नरेंद्र मोदी साहब को हाथ जोड़कर अभिनंदन करने वाला दिन है कि उन्होंने इतना बड़ा साहस दिखाया
कि वहाँ पर जाकर मोदी मोदी और भारत की जय जयकार करवाई। और डेफिनेटली एक बात और तय है कि शत्रु की ईर्ष्या बढ़ चुकी है। अब हमको शत्रु कौन है ये आप समझते हैं। पाकिस्तान और चाइना कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई गड़बड़ कर सकते हैं, मगर भारत में इजरायली पैसा आना शुरू हो जाएगा अगले 15 से 20 दिनों में। और इजराइल एक ऐसा देश है, इजरायली लोग ऐसे हैं जो बैंक ऑफ अमेरिका, फ्रेडी एंड फ्रेनी, यूरो बैंक और दुनिया का सबसे चाहे वो बड़े बड़े ग्रुप हैं, सबसे ज्यादा समृद्ध देश माना जाता है। समृद्ध देश और समृद्ध जनरेशन, समृद्ध लोगों की जमात है वो। जी हाँ, जेरूसलम की हाँ, पूरे विश्व में अमेरिका इज रनिंग देयर इकोनॉमी ऑन। आज बड़े बड़े जो हैं वो जनरल इलेक्ट्रिकल हो, एमजीएम हो, पिज़्ज़ा हट हो, बड़े और जो ब्रांड्स हैं, इवन फेसबुक हो, तो उनको ये यहूदी कहते हैं इनको, इनका वर्चस्व है। और डेफिनेटली भारत के साथ एक बहुत बड़ा अगले 3 साल में मार्केट जो है वो एक नई हरियाली दिखाई देगी। मगर बॉर्डर्स के ऊपर डेफिनेटली आंख टाक कर, चाहे वो ड्रैगन हो चाहे वो पाकिस्तान हो, खड़े हैं। अब उनको डरना पड़ेगा क्योंकि हमारे को ड्रोन भी मिल गया है और इजराइल भी मिल गया। जी बिल्कुल, मतलब भारतीयों के लिए एक खुशखबरी है, ऐसे बता सकते हैं हम। बहुत बढ़िया और अब हम कमोडिटीज की तरफ बढ़ते हैं पंडित जी। पहली बार तो लास्ट वीक, पिछले हफ्ते आपने जो कहा था शेयर मार्केट के बारे में, वैसे ही हमें देखने को मिला है, उसी तरह का उछाल दिखाई दिया है। तो इस हफ्ते कैसा रहेगा शेयर मार्केट? 31,360 पर बंद हुआ। हमने 31,500 का आंकड़ा बोला था और आप दर्शकों का बहुत अभिनंदन आया, बहुत मेल आए, बहुत शाबाशी मिली। ये शो आपका है, आपके प्रेम से इस शो में सब भविष्यवाणियां सत्य होती हैं। हाँ। इसलिए आप सबको हाथ जोड़कर नमन करता हूं। और 31,200, 31,150 का नीचे का स्तर है और वापिस 31,700 का आंकड़ा ये पार कर सकती है। अच्छा। एनएससी जो है वो 9,665, हमारा 9,750 का आंकड़ा है। नीचे का स्तर 9,500 हो सकता है। गोल्ड में एक बड़ी गिरावट देखी गई। गोल्ड में 27,764 का स्तर देखा, हाँ, बड़ी अचानक एक बड़ी गिरावट देखी गई। अच्छा। और गोल्ड जो है वो डेफिनेटली 27,600 से वापस टर्न बैक कर सकता है। एंड दिस इज द टाइम टू एंटर इन गोल्ड एंड सिल्वर। फिर 28,500 तक ये जंप मार सकता है। सिल्वर में भी सिल्वर में भी 1,200 रुपए की गिरावट देखी गई। 36,231, 36,000 टच करके वापस सिल्वर। दिस इज ए वेरी गुड टाइम टू बाय सिल्वर एंड गोल्ड। बट ये डिसीजन आपका है, इसके लिए जय महाराष्ट्र। यहाँ पंडित राजकुमार शर्मा जिम्मेदार नहीं है। आप करोड़ों रुपया शेयर मार्केट में कमाते हैं, हमारी भविष्यवाणियां सुनते हैं, हमारा अभिनंदन करते हैं, हमें उसमें 1% की भी अपेक्षा नहीं है। मगर डेफिनेटली ये मेरी भविष्यवाणी है कि गोल्ड वापिस 28,500 हो सकता है और सिल्वर वापिस 38,500 हो सकता है। क्रूड ऑयल जो है वो निचले स्तर पर आया है, उसमें भी एंट्री मारी जा सकती है। जी जी बिल्कुल, ये तो हमेशा की तरह आपने बताया है। मतलब इस बार लास्ट वीक जो आपने धमाका किया था शेयर मार्केट के बारे में, वो सच हुआ। और अब चलते हैं रुपये के बारे में। मतलब रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले कैसा रहेगा इस हफ्ते? देखिए, रुपये की बात करें तो रुपया डेफिनेटली स्ट्रेंथन होता जा रहा है। जी, 68 रुपीज टू $1 था, आज 64.15 के ऊपर चल रहा है। अच्छा। आगे आने वाले दिनों में मोदी जी की इस तरह की नीतियों की वजह से, जीएसटी की वजह से, जीएसटी में आपने देखा होगा कि लोग अभी भी कंफर्टेबल नहीं है। जी जी, मैं वही पूछना चाह रही थी कि जीएसटी का क्या इफेक्ट होगा रुपए पर या फिर शेयर मार्केट पर, उस पर किस तरह से देखिए, अधिकारी जो हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक। जी हाँ, बिल्कुल। कई जगहों के ऊपर, लखनऊ की कुछ बाइट्स देखी हमने, दिल्ली की कुछ बाइट्स देखी, पंजाब की कुछ बाइट्स, तो कहीं ना कहीं एक रेस्टलेसनेस अभी है। मैंने आपको बोला था 3 महीने तक रहेगी, मगर डेफिनेटली जीएसटी का प्रभाव और हमारी इकोनॉमी और हमारे तेज तर्रार प्रधानमंत्री की कला, चाणक्य नीतियां, उसकी वजह से एक दिन बहुत जल्दी 3 महीने के अंदर अंदर रुपया इतना स्ट्रेंथन हो जाएगा कि इट विल टच 60 रुपीज टू $1। जी जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है। जी पंडित जी, मतलब आज आपने खुशखबरियां दी है, धमाके पे धमाके तो किए ही है, उसके अलावा जो हमारे वंस अगेन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वंस अगेन मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो अपना पूरा ध्यान रखें। जी जी बिल्कुल, हम प्रार्थना भी करेंगे उनके लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप यहाँ पर आए और हमें इस तरह से इतना अच्छा, हमें हमारे दर्शकों को भविष्य भी बताया है और मार्गदर्शन किया है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया।
आणि यासोबतच आपल्याला राजमंत्रमध्ये इथे थांबायचं, मात्र काही प्रेक्षक आहेत जे आम्हाला नेहमी मेल करत असतात, पत्र पाठवत असतात, त्यांची नावं घ्यायची आहेत. ते म्हणजे संतोष पतानी आहेत परभणीहून, त्यासोबत फारुख शेख आहेत सांगलीवरून, त्यानंतर राजेश खबाले, मंदार गायकवाड, कृष्णा यादव आहेत जालन्यावरून, आणि त्यानंतर गंगाधर येमेवार आहेत, अभिजित कुलकर्णी हे महाराष्ट्रामधूनच त्यांनी पाठवले, आणि अप्पासाहेब जमजुरे हे पुण्यावरून आहेत. यांनी आम्हाला पत्र पाठवून, ईमेल्स पाठवून आपल्या प्रतिक्रिया कळवलेल्या आहेत. तुम्ही सुद्धा आम्हाला आपल्या प्रतिक्रिया कळवू शकता. आणि यासोबतच राजमंत्रमध्ये आज इथेच थांबतोय. तुम्ही पाहत रहा जय महाराष्ट्र.